हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका BHUL मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, NTA ने अपना सिलेबस एग्रीकल्चर का वो उसने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो CUET का सिलेबस आपको अब क्लियर हो चुका है कि BHU से या फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी से या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आपको जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जिस इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, उन सभी का सिलेबस फिर से एक बार सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक कंबाइंड सिलेबस CUET NTA की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको प्रीवियसली ही बता दिया था सारे वीडियोज़ में कि क्या क्या सिलेबस आने वाले हैं, लेकिन अभी अपडेटेड एक सिलेबस उन्होंने दिया है और डिस्क्रिप्शन के साथ दिया है कि किस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं, क्या क्या हेडिंग्स वो पूछ रहे हैं, क्या पढ़ के आपको जाना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उन्होंने एक अपना सिलेबस दे दिया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब आपको जो भी इंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको सिलेबस क्लियर हो चुका है। अभी तक क्या होता था, BHU यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस होता था, किसी को क्लियर कभी भी क्लियर हुआ ही नहीं क्या सिलेबस आएगा। कभी एग्रीकल्चर में वो GK GS पूछ ले रहा है, तो कभी बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जा रहा था, तो कभी GK का क्वेश्चन, कभी करंट अफेयर का क्वेश्चन। अभी क्या है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछी जानी है। आपको ये सब कुछ पता चल चुका है ऑलरेडी कि 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 40 आपको करने हैं। किन किन टॉपिक से आएगा वो ICAR ने भी बहुत पहले ही बताया हुआ था, क्योंकि ICAR क्या करता है, वो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, साथ ही साथ वो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की 15% सीटों को रिजर्व करता है। तो सेम वही सिलेबस, ये खुशी की बात भी है, सेम टू सेम लाइन टू लाइन वही सिलेबस जो ICAR का था, NTA ने भी, वो CUET ने भी वही सिलेबस आपको उठा के दे दिया है कि बेटा यही पढ़ के आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए यही एक खुशी की बात है कि जो बच्चे ICAR की भी तैयारी अलग से कर रहे हैं और हम लोगों से जुड़ करके या किसी भी प्लेटफॉर्म से NTA CUET की तैयारी भी कर रहे हैं, BHU एंट्रेंस के लिए या फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए या फिर विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के लिए, उन दोनों का सिलेबस मैच कर चुका है अब। तो ये एक खुशखबरी वाली बात है कि आप कॉमन एक ही टॉपिक पढ़ करके जाएंगे और आप CUET के लिए भी वही इंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस आने वाला है, सेम वही आपके ICAR में भी आने वाला है। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चीज़ें थी जो कॉमन हो चुकी हैं ICAR और CUET के साथ। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर का जो कोड है 302 है और सिलेबस फॉर क्लास 12 इन्होंने NTA ने ये पूरा का पूरा आपको CUET इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। इन्होंने बच्चों 4 यूनिट पूछा हुआ है। कौन कौन सी 4 यूनिट हैं? देखिए, पहली यूनिट है एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में बता देना चाहता हूँ, एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब होता है कृषि मौसम विज्ञान। तो कृषि मौसम विज्ञान के बारे में एक मोटी जानकारी होनी चाहिए। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, एक ये चैप्टर आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है पहली यूनिट के साथ। बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव केमिस्ट्री जो है, जैव केमिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में आपसे फर्स्ट यूनिट में ये चीज़ें इतनी सारी पूछी जाएंगी। ये तो रहा आपका मेन टॉपिक। फिर उसने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब कृषि मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में मोटा मोटा क्या होता है, आपके मौसम से संबंधित जानकारियाँ आपको होनी चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, कौन कौन से वेदर के एलिमेंट्स हैं, यानी कि मौसम के कौन कौन से घटक होते हैं। तो जैसे बारिश है ना, तापमान है, नमी है, विंड वेलोसिटी, वायु की गति है, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। तो फसल उत्पादन में जो जो चीज़ें बहुत ही इसेंशियल होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक को इन्होंने कृषि मौसम विज्ञान यानी एग्रोमेट्रोलॉजी के थ्रू इन्होंने आपको टॉपिक दिया हुआ है कि एंट्रेंस में ये पूछने वाले हैं।
दूसरा आपका इसी का यूनिट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इटसेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि जेनेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जेनेटिक्स में सेल पूछा जाएगा, कोशिका, कोशिके की संरचना भी आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है। कोशिका का विभाजन दो प्रकार से इन्होंने पूछा है, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस मतलब आपका सूत्री कोशिका विभाजन जो कि कायिक कोशिकाओं में होता है, और मियोसिस जो कि आपके जनन कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा उसका महत्व। ये टॉपिक उन्होंने सेल डिवीजन से पूछे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है आपको, डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है आपको, मेंडल्स के नियम, जो मेंडल की वंशानुगति के नियम थे, 3 नियम मेंडल ने दिए, उनमें से 2 पॉपुलर है आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आते हैं, वो पूछा जाएगा। मेंडल सफल हुए, इसके पीछे क्या कारण था, वो आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद लिंकेज का जो है अब्सेंस था मेंडल के नियमों में, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फसल उत्पादन में जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है प्लांट्स में, जो विविधता देखी जाती है पौधों में, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, कृषि में उसका क्या योगदान है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, पर परागण के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स, सिलेक्शन मेथड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर, इतनी सारी बातें आपसे प्लांट ब्रीडिंग में पूछी जाएगी। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, जो नई जो जैव प्रौद्योगिकी है, जिसको मैंने आपको यूट्यूब पर भी मैंने एक सेशन लिया था जेनेटिक्स जीएम क्रॉप्स का, ट्रांसजेनिक क्रॉप का, उस टॉपिक से पूछा जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी से। डेफिनेशन एंड स्कोप इन एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन में उसका क्या स्कोप है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर आपका पहली यूनिट में ही तीसरा जो सब यूनिट है बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में पूछा जा रहा है पीएच एंड बफर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार भी पूछा जाएगा आपसे। प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में पूरा इसका स्टडी पूरा डिटेल में आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। माइक्रोबायोलॉजी से इन्होंने क्या चैप्टर्स उठाए हैं, माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एक्टिनोमाइसीट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर में जो बायोकेमिस्ट्री है, जैसे रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में और ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में इन माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये कही जाए तो ये जो पहली यूनिट है जिसमें एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी पूछी जा रही है, ये आपका एक तरीके का साइंस बैकग्राउंड में जो भी आपने बायोलॉजी में आपने चीज़ें पढ़ी थी वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। बस एक यूनिट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि आपको 12th में मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर में एक देखने को थोड़ा सा मिलता है, 11th के फिजिक्स में जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए। बाकी ये आपका जो यूनिट है, टोटल पहला यूनिट जो है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड यूनिट ही माना जाएगा, ठीक है। दूसरा यूनिट क्या कहता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं बच्चों, पशुधन। तो पशुधन प्रोडक्शन मतलब है उत्पादन। पशुधन का पालन कैसे करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब का केयर टेयर जो भी मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। चलिए देखते हैं इसमें दूसरी यूनिट में क्या क्या टॉपिक ये पूछ रहे हैं। तो पहला है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, कि भाई इसका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है लाइव स्टॉक्स का इंडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में क्या इसका योगदान है, ठीक है, उन सब के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कई सारी क्रांतियां हैं। फसल उत्पादन से रिलेटेड में ग्रीन रिवॉल्यूशन को माना जाता है, लेकिन दूध उत्पादन के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन की पूरी हिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। पूरी की पूरी हिस्ट्री व्हाइट रिवॉल्यूशन की, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सारे योगदान की, उनके पूरे के पूरे जीवन में उन्होंने जो जो काम किया व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काऊ, बफेलो एंड पोल्ट्री इन इंडिया। आपके एग्जाम में काऊ, बफेलो और पोल्ट्री, इन 3 एनिमल की
भारतीय नस्लें, विदेशी नस्लें, साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, किस किस राज्यों में, किस किस देशों में पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। दूसरा, केयर एंड मैनेजमेंट, पशुओं का जो पशुधन है हमारे पास, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, बत्तख, ये सारे कुछ जो भी हैं उनका हम केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक टॉपिक दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ कैटल पोल्ट्री हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब होता है कि हम पशुओं को जो रहने के लिए आवास देते हैं, जो घर देते हैं, जहां पे उनको रखा जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपका। प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि पशुओं के राशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बैलेंस राशन क्या होता है? बैलेंस राशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा संतुलित आहार पशुओं को खिलाइए जिससे वे एक तो जीवित रह सके, अगर उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का, जैसे दूध का कर रहे हैं या अंडा का उत्पादन कर रहा है या मांस उत्पादन के लिए पाला जा रहा है या फिर ऊन के उत्पादन के लिए पाला जा रहा है, तो उन सब के लिए हम कैसे राशन का मैनेजमेंट करेंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स उनको खिलाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ काव्स, बुलक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्च एनिमल्स एज वेल एज चिक्स, कॉकरेल्स एंड लेयर्स एंड पोल्ट्री, यानी कि अगर आपके पास गाय है, भैंस है, पोल्ट्री वगैरह हैं, उन सभी में जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो चूजे हों या फिर बछड़ा हो या बछिया हो, उन सब का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। साथ ही साथ जो बुलक्स हैं, अगर काऊ अगर प्रेग्नेंट है तो उसका केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका राशनिंग कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जाने वाली है। अगर दुधारू पशु है उनका राशन हम कैसे मैनेज करेंगे, कितना रेशियो में सूखा चारा, हरा चारा, कितना दाना हमको पिलाना है, कितना पानी उनको देना है, ये सारी बातें आपको इस यूनिट में पूछी जाएंगी। अगला इसमें क्या पूछा जाएगा कि जो पशुपालन में जो बीमारियां हैं, अब बीमारी तो बहुत सारी होती हैं, अच्छा हुआ इन्होंने एक एक टॉपिक का नाम दे दिया कि क्या क्या बीमारियां, क्या क्या रोग, ये पूछेंगे, है ना। तो पैथोजन से होने वाले रोगों में जैसे कुछ फंगस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ आपके वायरस जनित रोग हैं, कुछ पोल्यूशन बॉर्न डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कुछ ऐसे डिजीज़ पैदा हो जाती हैं जो कि जो है पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो उनमें से बहुत सारी डिजीजेस हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्या इन्होंने पूछने के लिए लिस्ट दी है, इन्होंने कहा कि मैं रिंडर पेस्ट पूछूंगा, ब्लैक क्वार्टर पूछूंगा, फूट एंड माउथ डिजीज पूछूंगा, है ना, फूट एंड माउथ डिजीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुरपका, मुंह पका, मेस्टाइटिस, थनैला रोग, ये पूछेंगे। उसके बाद हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये पूछेंगे। फाउल पॉक्स, रानीखेत, इन सारी बीमारियों के बारे में पूछेंगे, किससे होते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है और इनका कंट्रोल मेथड क्या क्या है। ठीक है, ये बातें आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में डिजीज से हो गई। अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पशुपालन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका सेक्शन है पशुपालन का, क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, मेल का क्या होता है, फीमेल का क्या होता है, कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, जो वीर्य होते हैं, वीर्य का कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कहाँ उसको स्टोर करेंगे, किस तापमान पर स्टोर करेंगे। उसके बाद डाइल्यूशन मतलब होता है उनको अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कैसे उनको डाइल्यूट बनाएंगे, कम मात्रा में उसको बनाएंगे। उसके बाद प्रिजर्वेशन, उसको कैसे करेंगे, हम किस सॉल्यूशन में उसको प्रिजर्व करते हैं, कितने टेम्परेचर पे करते हैं, कौन सी मशीन आती है उसको प्रिजर्व कराने के लिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का रोल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका पशुपालन में क्या योगदान है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, कैटल इम्प्रूवमेंट में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमें मिला, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिलता है। तो सेम उसी चीज़ का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये पूछ रहे हैं। उसके बाद है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे पशुपालन हम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है। पशुपालन में हमको एक तो हम अगर गाय का पालन कर रहे हैं तो हमें दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, भैंस का पालन कर रहे हैं तो दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, बकरी पालन कर रहे हैं तो दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, भेड़ पालन कर रहे हैं तो ऊन मिलेगा, मांस मिलेगा, दूध मिलेगा। अगर हम पोल्ट्री का उत्पादन कर रहे हैं तो मांस भी मिलेगा, साथ ही साथ अंडे भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में देखते हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिल्क के बारे में पूछा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे दूध से हम क्या क्या बना लेते हैं, दही बनाते हैं,
ठीक है ना। मिठाइयाँ कुछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। मावा बनता है, खोआ बनता है, दही बनता है, ठीक है। ये उसके मिल्क के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उनकी मार्केटिंग कैसे होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत ही पहले भी पूछे जाते थे, अब भी फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरी यूनिट क्या है, 2 यूनिट को इन्होंने क्लियर कर दिया। तीसरी यूनिट क्या है, ये देखिए, फसल उत्पादन। तीसरी यूनिट किससे संबंधित है, फसलों के उत्पादन से। अब इसमें कौन कौन से फसल उत्पादन में आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इन्होंने यूनिट का नाम दिया हुआ है। क्रॉप प्रोडक्शन में देखिए ध्यान से इन्होंने क्या क्या पूछा है, मैं पहले सब यूनिट के बारे में बता देता हूं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में इन्होंने पूछा है, थोड़ा सा सॉइल साइंस इसमें अटैच कराया इन्होंने, सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, ये सब पूछा। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई के बारे में पूछा है, फिर खरपतवार नियंत्रण के बारे में पूछा है, और किस फसल का उत्पादन ये आपसे पूछेंगे उसका नाम दिया हुआ है। तो तीसरी जो यूनिट है वो 5 सब यूनिट में बटी हुई है। तो इन्होंने पहले में क्या देखा है, इंट्रोडक्शन आपसे पूछा है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या चीजें दे रहे हैं कि भाई भारत में आज तक का जो इतिहास है फसल उत्पादन का, इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, फ्यूचर में हम क्या उम्मीद रखते हैं एग्रीकल्चर के टारगेट की, क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, क्या साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। कौन कौन से प्रोजेक्ट चालू हुए थे, जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तो फसल उत्पादन में, फसल के इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, अधिक अन्न उपजाओ अभियान चलाया गया, उसका फ़ायदा मिला। जितनी भी रिवोल्यूशंस लाई गई उसका फ़ायदा मिला। हर एक योजनाओं का यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, सतत फसल उत्पादन, इसका क्या महत्व है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, भारत में कृषि का व्यावसायीकरण तथा इसका स्कोप क्या है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, फसलों की उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जैसे आपने अभी तक क्या है, कुछ लोग पिछले कई महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो लोग पढ़ चुके हैं अब वो खुद दिमाग में अपने सोचते चलें कि जो सर बता रहे हैं, जो पूछा जा रहा है, उनमें से आपने क्या क्या पढ़ा है, आपका वो भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, इसका वर्गीकरण। पल्स क्रॉप यानी दलहनी फसलें क्या होती है, उसका वर्गीकरण। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, उसका वर्गीकरण। फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स एंड फॉरेज क्रॉप्स, यानी कि चीनी वाली फसलें, रेसे वाली फसलें तथा चारा वाली फसलों का वर्गीकरण इन्होंने आपके यूटिलिटी के बेसिस पे पूछा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मृदा साइंस मतलब सॉइल साइंस से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है आपका। ये टॉपिक किससे है, ये टॉपिक आपका है सॉइल साइंस से, ठीक है, सॉइल साइंस से है। तो मैं आपको टॉपिक बताता चल रहा हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है। ये है आपका सॉइल साइंस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है सॉइल साइंस का। फिर से मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, यहाँ तक आपका सॉइल साइंस है, ठीक है। देखिए क्या क्या यहाँ से पूछ रहे हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी क्या होती है, इसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, क्योंकि इसमें सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा का पीएच मान, मृदा की संरचना, मृदा का जो है संरचना हो गया, मृदा का आपका कंपोजिशन वगैरह पूछा गया है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा गया है सॉइल टिल्थ, टिल्थ मतलब जो टिलेज करने के बाद, भू परिष्करण के बाद जो मिट्टी तैयार होती है वो उसका टिल्थ कहलाती है, ठीक है ना। तो ये पूछी गई है। मृदा की उर्वरता के बारे में पूछा जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी। उसके बाद सॉइल का हेल्थ, सॉइल का हेल्थ क्या होता है, सॉइल के हेल्थ से संबंधित मतलब है कि उसमें फर्टिलिटी अगर अच्छी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो सॉइल हेल्दी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आवश्यक पोषक तत्व, ऑलरेडी आप यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं ये सब सारी चीज़ें। आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं पौधों के लिए, 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनकी कमी के लक्षण पढ़ने हैं,
उनकी कमी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पढ़ना है। उनके पोषक तत्वों के कार्य भी आपको पढ़ने हैं, जो सब कुछ आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद है टाइप ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारतीय मृदाओं के प्रकार, 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार आपको पढ़ना है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी फसलें उसमें उगाई जा सकती हैं। विशेषता का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉयल है, तो एलुवियल सॉयल कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, किस राज्य में उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उस सॉयल में किस फसल की खेती की जा सकती है, किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, कैसे बनती है, ये सारी विशेषताएं 8 टाइप ऑफ सॉयल हैं भारत की, उन सभी के बारे में आपको जानना है। फिर है ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैविक खाद के बारे में पूछा जा रहा है। कॉमन फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपके 12th के कैटेगरी में, जो 12th के सिलेबस में दिए हुए हैं वो जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें हम लोग सरल उर्वरक कहते हैं, जटिल उर्वरक कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से हम जानते हैं, उन सभी को आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक प्रबंधन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे हम करते हैं, यानी कि एक ही सिस्टम में हम कैसे जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये बातें आपके इस सॉइल साइंस के चैप्टर से पूछी जाएंगी। अगला देखिए सिंचाई एवं जल निकास से संबंधित है, ये अभी आपका एग्रोनॉमी का टॉपिक है, सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास से देखिए सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के क्या क्या साधन हैं, उन साधनों के बारे में पूछा गया है। जैसे बरसात होती है तो बरसात से हमें कितना पानी मिल जाता है एक वर्ष में। नहरें, कैनाल्स के बारे में पूछा गया। टैंक मतलब जो आपके टैंक के माध्यम से जो सिंचाई होती है। उसके बाद रिवर मतलब नदियों से। फिर वेल्स मतलब कि तालाब, जो भी हमारे कुएं हैं, कुएं से क्या होता है, कितनी सिंचाई होती है। फिर ट्यूबवेल मतलब जो आपके नलकूप होते हैं। इन सभी स्रोतों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा इसमें मैं बता देता हूँ। पढ़ना ये है कि किस राज्य में इसमें से किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, भारत में सबसे ज़्यादा किस साधन से सिंचाई की जाती है और किस राज्य में किसका जो है साधन का प्रमुख स्रोत है। बस इतना आपको इसमें याद रखना होगा। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, वेदर पैरामीटर्स। तो शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन में क्या सीखना है हमको, हम सिंचाई कब करें, कैसे करें, कितने मात्रा में करें। ये मैंने आपको सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट का जब चैप्टर पढ़ाया था यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लासेस में, तभी मैंने आपको बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। क्रिटिकल स्टेजेस आपको जाननी है कि फसल की क्या क्या क्रिटिकल स्टेज होती हैं। वृद्धि के समय कब सिंचाई करना चाहिए, तो हर एक फसल की कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। जैसे गेहूं में 6 क्रिटिकल स्टेज बताई गई, किसके द्वारा, डॉक्टर BL भारद्वाज के द्वारा। ऐसे ही सभी फसलों में कुछ कुछ क्रिटिकल स्टेजेस हैं जो कि आपको याद रखनी है। कब सिंचाई करनी है, कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए अगला जो यूनिट है वीड कंट्रोल है, खरपतवार नियंत्रण। तो प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल आपको याद रखना है। खरपतवार के नियंत्रण, आप जो बच्चे ऐप पे मालवीय एकेडमी से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया ऑलरेडी। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल आपको पढ़ना है। उसके बाद मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, जिसमें कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इतने सारे टाइप से आपको पढ़ना है। तो कल्चरल में क्या होता है, जैसे सस्य वैज्ञानिक जो विधियाँ होती हैं उसके माध्यम से, जैसे अगर हमने सघन बुआई कर दी तो खरपतवार कम उगेंगे, अगर हमने स्टेल सीड बेड टेक्निक अपनाई तो कम उगेंगे, अगर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा कर दिया तो कम उगेंगे, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हम करेंगे तो भी हमें जो है क्या होगा, वीड कंट्रोल करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से जीरो टिलेज करेंगे तो भी हमें खरपतवार करने का, नियंत्रण करने का मौका मिलता है। तो ये कल्चरल मेथड में आता है, जिसको हम लोग सस्य वैज्ञानिक मेथड भी कहते हैं। दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड होता है यांत्रिक विधियों से खरपतवारों का नियंत्रण करना, उसको कट कर लेना, खुदाई कर लेना, उसकी चैनिंग करना, ड्रेजिंग करना, फ्लेमिंग करना, इस तरह से आपके इसमें आता है। फिर है केमिकल वीड कंट्रोल।
केमिकल वीड कंट्रोल में क्या पढ़ना होता है, केमिकल के द्वारा, हर्बिसाइड्स के द्वारा, वीडिसाइड्स के द्वारा हम कैसे वीड कंट्रोल करते हैं, ये आपके सिलेबस में CUET में आपके पूछा जाना है। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल क्या होता है, जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस या फिर किसी बायो एजेंट्स के द्वारा खरपतवारों का कंट्रोल करते हैं। जैसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा का हमने इस्तेमाल किया पार्थिनियम ग्रास को कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल मेथड हो गया। ठीक है, इस तरह से 4-5 वीड हैं, उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल आप याद रखिएगा, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर है इन तीनों को मिला करके, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल को मिला करके क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमने वीड कंट्रोल कर लिया, सिंचाई देख लिया, सॉइल के बारे में देख लिया, फर्टिलाइजर्स दे दिया। अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपका प्योर एग्रोनॉमी है, ये आपका क्या है, ये आपका एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका एग्रोनॉमी आ गया। तो एग्रोनॉमी में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। इन्होंने पूछा सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन मतलब होता है बीज सैया की तैयारी। पहला मैंने बहुत बच्चे जो ऐप से भी पढ़े होंगे वो भी अभी देख रहे होंगे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे कैसे सीड बेड तैयार किया जाता है, बीज सैया यानी कि खेत की तैयारी कैसे होती है, सीड ट्रीटमेंट बीजों का उपचार कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग एंड प्लांटिंग, फसलों को लगाने की विधियां, क्या क्या विधियां हैं और क्या क्या रोपण की विधियां हैं, ये भी आपको पढ़ना है। अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उसकी प्लांटिंग करते हैं। अगर हम बीजों के द्वारा किसी चीज़ की बुआई कर रहे हैं जैसे धान की, गेहूं की, उससे हम सोइंग कहते हैं। तो किन किन विधियों से बुआई कर सकते हैं वो सारी विधियां आपको यहाँ पे पूरी की पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। ठीक है ना। उसके बाद सीड रेट, बीज दर किसी की क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके ज्वार का बीज दर पूछ लिया गया वहाँ पे, या धान का बीज दर पूछ लिया गया। ठीक है। अब पहले एक बात ये भी जान लीजिए, यहाँ पे दी हुई हैं कुछ फसलें, क्या क्या नाम दिया हुआ है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम। ये 12 फसलें यहाँ पे लिखी गई हैं। इन्हीं 12 एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि हम हर एक फसल का, जैसे धान का बीज सैया कैसे तैयार करेंगे, बीज उपचार कैसे करेंगे, कब बुआई करेंगे, किस विधि से बुआई करेंगे, कैसे हम उसमें फर्टिलाइजर मेथड कंट्रोल करेंगे, कैसे हम सिंचाई करेंगे, कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती हैं। उसके बाद इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे आपको अलग अलग बताया गया है। जैसे आपको बताया गया धान में क्या होता है, तो धान में हम पहले पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग किससे संबंधित है, धान से। क्यों करते हैं, परकोलेशन को रोकने के लिए, पानी नीचे सोखने ना पाए, पानी खेत पे ऊपर भरा रहे, इसलिए करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में आती हैं, वो आपके एग्जाम में आएगा। फिर वीड कंट्रोल आएगा कि भाई धान के खेत में हम वीड कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर आएगा आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कैसे हम कीट प्रबंधन करेंगे, कीट प्रबंधन कैसे हम करेंगे किसी फसल में। भाई मान लीजिए धान के खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर लग गया है, BPH, ठीक है, या फिर धान के खेत में मान के चलिए आपका राइस स्टेम बोरर लग गया है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्या क्या सिम्टम उसके आते हैं। अगर धान में राइस स्टेम बोरर ने आपका अटैक कर दिया है, क्या सिम्टम बनता है, कैसे पहचानेंगे कि ये वही है, और कंट्रोल कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई कब करनी है, किस अवस्था पर करनी है, उस समय जब कटाई कर रहे होंगे तो क्या सॉइल मॉइस्चर, माफ कीजिएगा, क्या उसमें नमी का परसेंटेज होगा, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जाएंगी। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जब हम कटाई कर लेंगे उसको कैसे हम स्टोरेज करेंगे, कैसे मिलिंग करेंगे, कैसे उसकी थ्रेशिंग करेंगे, अनाज और भूसे को कैसे अलग करेंगे, फिर स्टोरेज कैसे करेंगे, ये सारी बातें यहाँ से पूछी जाएंगी। उसके बाद उसका मार्केटिंग से लेकर के सारी बातें, किन किन फसलों के लिए, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम, इतनी फसलों के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है खास करके। ठीक है। उसके बाद जो चौथी यूनिट है बच्चों, जो आपके एंट्रेंस में पूछी जाएगी, जो CUET का उन्होंने सिलेबस दिया, वो है हॉर्टिकल्चर। वो क्या है, वो है हॉर्टिकल्चर, वो है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन,
और मसाले की खेती और लैंड स्केपिंग, गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें ये पूछ रहे हैं। एक ही यूनिट में ये सारी बातें पूछेंगे। देखिए क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, मनुष्यों के जो आहार का डाइट है उसमें महत्व क्या है फल एवं सब्जियों का। यानी कि सीधी सीधी ये बात आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि क्या पूछेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछेंगे। ये पूछेंगे कि किस फल में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, विटामिन किसका सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा फल किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, किस में आयरन की मात्रा ज़्यादा है, किस में प्रोटीन की मात्रा, किस फल में कैल्शियम की मात्रा, किस सब्जी में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है, किस में विटामिन B1, B2, किस में विटामिन C अधिक पाया जाता है। ये सारी बातें इस लाइन में पूछी जाएगी। दूसरा लिखा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, फसलों का विविधीकरण कैसे किया गया और उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि अगर पूछा जाए केचप किससे बनता है, पूछा जाए जैम किससे बनता है, जेली किससे बनती है, जेली कैसे बनती है, इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है ऑर्चार्ड लोकेशन एंड लेआउट। ऑर्चार्ड का मतलब बच्चों होता है बागीचा। जो आप बागानी खेती करने जा रहे हैं, फलों की खेती करने जा रहे हैं, वो किस सिस्टम से आप लगाएंगे, क्या उसका लोकेशन होगा, क्या उसका लेआउट होगा, ये सारी बातें यहाँ से पूछी जाएंगी। उसके बाद है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड किचन गार्डन, ठीक है ना। तो जो सजावटी पौधे होते हैं, कौन कौन से पौधे हैं, किस सीजन में उनको लगाया जाना चाहिए। फिर है किचन गार्डन, यानी कि गृह वाटिका के बारे में पूछा जाएगा आपसे सवाल। गृह वाटिका का क्या हिस्ट्री है, गृह वाटिका का इम्पोर्टेंस क्या है, गृह वाटिका में कौन कौन से फसलों के कौन कौन सी प्रजातियां लगाई जाती हैं। सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किचन गार्डनिंग से, क्या आएगा कि बताइए किचन गार्डनिंग में आम की कौन सी प्रजाति लगाएंगे, तो आपका जवाब होगा आम्रपाली। पपीते की कौन सी प्रजाति लगाएंगे, आपका जवाब होगा पूसा नन्हा। इस तरह से सेब की कौन सी लगाएंगे, तो डॉर्फिंग रूट स्टॉक वाला M9, M27, ये वाला सब आप इसमें लगाएंगे किचन गार्डन में। तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से इस तरह से सवाल बनेंगे। आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या सवाल आएगा, ठीक है ना, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको बता सकता है। प्लांटिंग सिस्टम, रोपण की विधियाँ, रोपण की विधियाँ जैसे 5 प्रकार से 6 प्रकार से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की रोपाई की जाती है, रोपण किया जाता है। जैसे स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल मेथड, क्विनकंक्स मेथड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें HDP जो होता है, इन सभी में ये चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, किसी फसल की कटाई छटाई कैसे करते हैं। जैसे बेर की सबसे ज़्यादा कटाई छटाई की जाती है मई के महीने में। ऐसे ही हर एक फसल का पूछा जाएगा। जैसे BHU ने क्या किया था, 2021 में एक सवाल पूछा गया था CUCET के माध्यम से। क्या पूछा गया था कि विंटरिंग किस में की जाती है। तो विंटरिंग का मतलब होता है काट छाट करना, डीप प्रूनिंग करना, तो गुलाब से रिलेटेड था। वैसे ही ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग से आपके एग्जाम में सरफेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा अंदर से आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप डिसाइड करिएगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बहुत ही मतलब कि सेंसिटिव टाइम है ये वाला, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम और आपके आज तैयारी करने के दिन से लेकर के, तो 2.5 पौने 3 महीने या 3 महीने से भी कम समय बचा है आपके पास, ठीक है। तो बहुत जल्दी डिसाइड करिए कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर को सिलेक्शन जो है किस टीचर के द्वारा मैं पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें आप अभी से डिसाइड करते रहिए। उसके बाद ट्रेनिंग प्रूनिंग, उसके बाद है इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, इंटरक्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में पूछी जाएंगी। फिर देखिए ट्री, श्रब, क्लाइंबर, एनुअल, पेरिनियल्स, डेफिनेशन एंड सनबर्न्स, ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ के बारे में पूछेंगे। श्रब्स, कौन कौन सी झाड़ियाँ लगाई जाती हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में, कौन कौन से क्लाइंबर्स हैं, एनुअल्स मतलब एक वर्षीय कौन से उनसे पुष्पीय पौधे हैं या झाड़ियाँ हैं जिनकी खेती की जाती है सजावटी पौधे के रूप में। तो ये सारी बातें यहाँ से इन्होंने पूछा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर फसलों में प्रवर्धन की क्या क्या विधियां होती हैं, कैसे किसी फसल का जो है पॉपुलेशन बढ़ाया जा सकता है, कैसे किसी फसल के प्रवर्धन को हम बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे पूछा गया कि सीड के द्वारा किस किस फसल का प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपगेशन किया जाता है, ये आपके एग्जाम में आएगा। कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। जैसे मैंगो में अगर पूछा जाए कि मैंगो का कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेथड क्या है, मैंगो में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि का नाम क्या है, तो आप बताते हैं विनियर ग्राफ्टिंग है।
अमरूद में कोई पूछेगा तो आप बताते हैं सर स्टूलिंग है। अगर आपसे आंवले में पूछे तो आप कहते हैं कि पैच बडिंग है या टंग ग्राफ्टिंग है, तमाम आप नाम देते हैं। लीची में पूछा जाए तो आप बताएंगे एयर लेयरिंग है ना। तो ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल आपको सभी फसलों के लिए याद रखना है जो इन्होंने अभी यहाँ पे नीचे अंडरलाइन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। किसका किसका हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करेंगे, किसका प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग करेंगे, उनके नाम देखिए। फलों में आपको किस किस फल का अध्ययन करना है, किस किस फलों के बारे में पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। पहला है आम, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ फ्रूट्स, बाथरूम फ्रूट, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। पपाया, मेलन जो है इसके बारे में पढ़ना है, मेलन ट्री के बारे में, पपाया, ठीक है। पपीते के बारे में पढ़ना है। बनाना, एडम्स फिग के बारे में पढ़ना है। गुआवा, पुअर्समैन एप्पल, गुआवा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। सिट्रस, नींबू वर्गीय फसलों में सिट्रस को पढ़ के जाना है और अंगूर को पढ़ना है। तो आपके पास फल वाली फसलों में 1 2 3 4 5 6 फसलें आपको फल वाली पढ़नी है। ना आपको ना आपको आंवला पढ़ना है, ना ही आपको बेर पढ़ना है, ना ही आपको सेब पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, ना अनार पढ़ना है। इन्होंने बता दिया कि इतने ही फसल पढ़ के आइएगा। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ के आते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वो, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं सब्जियां। सब्जियों में किस किस से पूछा जाएगा, रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ऑनियन, कालीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनाच, कैबेज। हिंदी में बता देते हैं, मूली से सवाल आएगा, गाजर से आएगा, आलू से आएगा, प्याज, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, पालक और पत्ता गोभी। इतनी फसलों से आपके एग्जाम में CUET के माध्यम से NTA एग्जाम कराएगा। यही सब पढ़ के जाएंगे तो आपको BHU में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है फ्लावर्स में क्या क्या देंगे, तो फ्लावर्स में कह रहे हैं कि मैं ग्लेडियोलस से पूछूंगा, कैना से पूछूंगा, क्राइसेंथेमम गुलदाउदी से पूछूंगा, गुलाब से पूछूंगा और मैरीगोल्ड से सवाल मैं पूछूंगा। CUET का ये कहना है। फिर प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, किस किस विधियों से, किस किस सिद्धांतों के माध्यम से फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाता है। अचार, जैम, जेली, स्क्वैश, ये भी जो हम लोग प्रोडक्ट्स खाते हैं उनका हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, वो सब आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, जेली बनाना, जैम बनाना, केचप बनाना, चिप्स बनाना तथा इसकी पैकेजिंग, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैम, जेली और केचप तथा चिप्स, इनके उत्पादों के बारे में, इनके उत्पादन की प्रिंसिपल्स के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जो कि किसने, NTA ने जारी किया है। तो पहला जो यूनिट था ये आपका किससे था, ये जो यूनिट था आपका, ये आपका एग्रोनॉमी का एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, मैं इसमें रख देता हूँ। दूसरी ये वाली जो यूनिट है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी है एग्रीकल्चर में, ठीक है, जो कि जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जो आपने 11th की बुक में पढ़ी थी, और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये भी आपने 11th की कृषि वनस्पति विज्ञान में आपने पढ़ा था, ये वहाँ से आएगा, बॉटनी से। ये पूरा का पूरा बॉटनी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका बॉटनी है। उसके बाद ये जो है ये आपका पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यही आपके चैप्टर्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि CUET के माध्यम से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब रही बात ये कि BHU जो एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET के माध्यम से ले रहा है, या CUET के माध्यम से जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर का BSc AG का एंट्रेंस ले रही हैं, उनके बारे में अभी आज आपको उसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें आपके CUET के एंट्रेंस एग्जाम में एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या क्या है, किन किन टॉपिक से, मेजर टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स आने वाले हैं। तो पहला मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। अभी तक जो भी मैंने 30-35 मिनट लिए हैं आपको ये चीज़ डिटेल करने में, एक एक पॉइंट बताने में, फिर से मैं समराइज कर देना चाहता हूँ। यूनिट 1 में वो एग्रोनॉमी का एक छोटा सा यूनिट पूछा जाएगा। यूनिट 2 में पूरा का पूरा बायोलॉजी के बॉटनी वाला जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में आएगा।
जाएगा जो 11th के बॉटनी में आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर की, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री आपने 12th में पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में, वो आपका आएगा पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, पशुपालन से रिलेटेड ये आएगा। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन की यूनिट में जो आजकल का जो करंट सिनेरियो है, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के अभी तक का क्या उत्पादन था पिछला, अभी क्या है वर्तमान में और भविष्य में क्या हो सकता है, वो बातें इसमें से पूछी जाएंगी। उसके बाद सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, ये बेसिक आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, CUET के माध्यम से पूछे जाएंगे। और यही सेम सिलेबस ICAR का भी है, बिल्कुल NTA ही ICAR का भी एग्जाम कराती है, NTA ही CUET का भी ले रही है। तो एग्रीकल्चर के केस में दोनों का दोनों सिलेबस बिना किसी एक भी अक्षर के मिस हुए दोनों का दोनों सेम टू सेम है, कहीं एक इन्वर्टेड कामा, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जो ICAR का BSc AG का सिलेबस है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, सेम वही चीज़ है आपका CUET का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस लिया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन ICAR के लिए भी कर रहे होंगे उनके लिए भी एग्रीकल्चर का सिलेबस सेम है, और CUET के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है या विश्व भारती में पढ़ना है, उनके लिए भी सेम वही सिलेबस है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब रही बात ये कि CUET के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको BHU में या विश्व भारती में या फिर नागालैंड यूनिवर्सिटीज़ में, वो कौन कौन सी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको BSc एग्रीकल्चर पढ़ने का मौका दे रही हैं, वो भी CUET के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से BSc AG कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियसली हम लोग क्या जानते थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, अरे यहाँ से तो करना ही है, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो जैसे ही आपके CUET ने, NTA ने अभी रात के में जो अपडेट दिया है, वो क्या दिया है उन्होंने अपडेट ये दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस CUET एग्ज़ाम से BSc AG नहीं करवाएगी। तो उन्होंने अपना क्या हुआ BSc AG का बाहर कर लिया है। तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं? पहली यूनिवर्सिटी ये है आपका सोते जागते जो लोग बच्चे सपने देखते हैं, हमारे प्यारे बच्चे, उनका सपना पहला है क्या? BHU। तो BHU आपके लिए BSc AG का कोर्स दे रही है, ठीक है, BHU BSc AG का कोर्स दे रही है। और इसने साफ साफ ये बता दिया है कि इसमें क्या क्या वो पूछने वाली है, किस इंट्रेंस एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होगा, क्या सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो भी जनरल टेस्ट था या डोमेन टेस्ट था या फिर लैंग्वेज टेस्ट था, उनमें से क्या लेने वाली है, उसको भी फुल्ली उन्होंने डिटेल में दे दिया है। दूसरा, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको BSc AG करने का मौका दे रही है? वो है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी? नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी? नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये आपको मौका दे रही है BSc AG करने का, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप BSc AG कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप BSc AG कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तीसरी यूनिवर्सिटीज़ कौन है जो आपको मौका दे रही है BSc AG करने का? तो वो है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये कौन है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको एस्टैब्लिश करवाया था। यहाँ से भी आप BSc AG का कोर्स कर सकते हैं। तो अभी तक CUET के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक ये बताया है कि मैं BSc AG का ऑफर आपको दे रही हूँ। तो कौन कौन सी हैं? BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसमें BSc AG ऑनर्स का मौका आपको करने को मिलेगा। नागालैंड यूनिवर्सिटी से BSc AG आपको करने का मौका मिलेगा। उसके साथ आपको विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से भी ये BSc AG करने का मौका मिलेगा। तो यही यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप BSc AG कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि BHU ने खुद अपना एंट्रेंस लेती थी अभी तक 2020 तक, ठीक है। 21 में CUCET के माध्यम से हुआ, अभी 2022 में CUET के माध्यम से हो गया है।
तो पहुंचना तो आपको बीएचयू में है, अल्टीमेटली ये जान लीजिएगा, और कहीं आपको चैन नहीं आने वाला है। बस ये समझ लीजिए पहुंचना आपको बीएचयू में है। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही लाखों बच्चे सोच रहे हैं, वैसा ही लाखों बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे भी बीएचयू में ही पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है सीयूईटी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर देना, तब भी आपका सपना क्या होगा कि मुझे बीएचयू में ही पढ़ना है। तो इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा होगा उन सभी बच्चों की नज़र सिर्फ बीएचयू पे होगी। वैसे ही इस पूरे भारत में जो भी बच्चे इस बार 12th पास आउट हुए हैं या जो एक बार ड्रॉप आउट लेकर के बीएससी एजी करना चाहते हैं बीएचयू से, जो वो तैयारी कर रहे हैं, सबकी नज़रें बीएचयू पर ही होंगी, सबकी नज़रें बीएचयू पर ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इसका स्कोर कार्ड होगा ना, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगा वो बीएचयू के लिए ही जाएगा, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो होगा वो बीएचयू के लिए होगा। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए कि 154 सीट है बीएचयू मेन कैंपस में, उसके बाद 50 सीट है राजीव गांधी साउथ कैंपस में। उनमें से कितनी सीट आपको चाहिए? सिर्फ एक सीट। और इस एक सीट को लेने के लिए पूरे के पूरे सीयूईटी को, पूरे बवाल को आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना है और एक ऐसा स्कोर कार्ड खड़ा करना है, ऐसा स्कोर कार्ड खड़ा करना है कि आपको एक सीट लेने से कोई ना रोक सके। कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको क्लियर ही था, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको करने कितने हैं? आपको करने हैं 40 आपको मैक्सिमम लिमिट है जो कि आपको करनी है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। 10 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा आएंगे कि आप अगर 40 में कंफर्टेबल नहीं है तो उन 10 में से भी आप चुनाव कर सकते हैं, तो 40 करेंगे। तो ऐसे ही आपके पास, जैसे बीएचयू ने क्या पूछा, बीएचयू ने ये कहा कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन बैकग्राउंड के बच्चों से ये डोमेन सब्जेक्ट पूछूंगा। सीधा सीधा इन्होंने क्लियर बता दिया है। ठीक है ना, जो मैथ का बच्चा है वो मैथ दे सकता है, बायो वाला बायो दे सकता है, एजी वाला एजी दे सकता है, एजी वाला मैथ भी चूज कर सकता है, मैथ वाला एजी भी चूज कर सकता है, बायो वाला भी एजी चूज कर सकता है, ऐसा उसने पहले ही बता दिया। नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का सिलेबस पूछूंगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का ही सिलेबस पूछूंगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब नहीं पूछूंगा। साफ साफ उन्होंने जाहिर सी बात बता दी। तो आपको आएगा, अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या आएगा, सिर्फ 40 क्वेश्चन, सिर्फ यही 50 क्वेश्चन आएगा। इनके लिए क्या आएगा, 50 50 50। ठीक है ना, तो 150 क्वेश्चन आएगा। 150 में से आपको कितना करना है, 120 करना है। तो कैसे आपको 120 में से कितना करेंगे सिलेबस जो है सिलेक्शन आपका हो जाए, 120 आपको करने, कितना करें कि आपका सिलेबस हो जाए, सॉरी माफ़ करना, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा एक स्कोर कार्ड खड़ा कर सके आप कि मैं इन तीनों में अगर मैं बीएचयू के पास जाऊं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है, मुझे एडमिशन दीजिए, तो कोई ना कर सके कि बेटा आपकी कैटेगरी में सीट नहीं खाली है। ठीक है ना, वो यही बोले कि बेटा आप ही का तुम वेट कर रहे थे, जल्दी से आइए आप एडमिशन लीजिए, है ना। तो इस तरह से छटे हुए लड़के जो जाएंगे ना वो बीएचयू में पहुंचने वाले हैं। तो आपकी तैयारी कैसी है, आपने क्या अपने लिए पढ़ा है, क्या अभी पढ़ना बाकी है? सिलेबस आपको क्लियर हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बता दी है, कैसे पढ़ना ये भी बता दिया। और जल्दी ही यूट्यूब पर अंबार लगने वाला है महासंग्राम 2.0 के थ्रू। ठीक है ना, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं, थ्योरी और आपके जो है डीपीपी के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आज से ही मेरी शुभकामनाएं आप सबको, पूरा दम खम लगा के एकदम तैयारी कर दीजिए। ऐसी तैयारी करिए कि कोई एक्सक्यूज ना बचे, और जब आप 2022 में एडमिशन लेके पहुंचिए तो जब आप यहाँ आइए तो कहिए हाँ सर मेरा हो चुका है। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपको लाइव हम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू।